नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। यह मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है। हमने अपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को स्मार्टली कैसे पढ़ें। इसके लिए हमने उसे 8 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला टॉपिक गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। तो आज इसी से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बीच में अंतर स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी रहता है। तो इसके लिए हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके लिए हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बीच में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है। वर्ष 1757 से 1774 तक जो गवर्नर भारत में शासन करते थे उन्हें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। इसके बाद 1774 से 1833 तक जो शासन करते थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। इसके बाद 1833 से 1857 तक जो शासन करते थे इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। और अंत में 1857 से भारत की आज़ादी यानी 1947 तक जो शासन करते थे इन्हें भारत का वायसराय कहा जाता था। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड केनिन थे। इनके अधिकार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बंगाल के गवर्नर का अधिकार क्षेत्र केवल बंगाल था। बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार क्षेत्र बंगाल, बंबई एवं मद्रास था। भारत के गवर्नर जनरल का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत था। और वायसराय बनते ही इनके अधिकार में काफी बदलाव आया, क्योंकि कंपनी के शासन के बदले क्राउन का प्रशासन शुरू हो गया था। तो आइए अब एक एक करके सभी गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बारी आती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे और इन्होंने 2 कार्यकाल तक शासन किया था। पहले कार्यकाल में इन्होंने 1757 से 1760 तक शासन किया। दूसरे कार्यकाल में ये फिर 1765 से 1767 तक शासन किया। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था प्रमुख थी, जो कि इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी, जबकि प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर दे दिया जाता था। इनके समय में होने वाले प्रमुख युद्ध में प्लासी का युद्ध प्रमुख था, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला हार गया था और उसे मार दिया गया था। महत्वपूर्ण संधियों की बात करें तो मीर कासिम के साथ संधि और इलाहाबाद की संधि सबसे प्रमुख थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी और यह 2 संधियां थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी, जबकि दूसरी संधि सम्राट शाह आलम एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। अब बारी आती है वारन हेस्टिंग्स की। तो ये 2 कार्यकाल तक शासन किए थे, 1772 से 1774। इस कार्यकाल में ये बंगाल के गवर्नर के रूप में शासन किए थे और फिर 1774 से 1785 इसमें ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में शासन किए थे। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रमुख था। इसमें भारत के शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद को सौंप दिया गया था। इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय एवं अंग्रेज आते थे। इसके बाद बारी आती है 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम की। यह रेगुलेटिंग एक्ट में ही कुछ सुधार मात्र था। इसके तहत कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। यह भी कहा गया कि जो नियम गवर्नर जनरल या उनकी परिषद बनाए उसे सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो इसमें सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया था।
हालांकि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया था, परंतु सभी सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया था। भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं 3 सदस्यीय समिति के हाथों में भी दे दिया गया था। इसी के तहत एक फौजदारी एवं एक दीवानी न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं प्रमुख युद्धों की, तो इसमें सबसे पहले रोहिला युद्ध का नंबर आता है, जो कि 1774 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ अवध के नवाब एवं कंपनी की सेना थी, जबकि दूसरी तरफ रोहिला सरदार हाफिज रहमत खान। इस युद्ध में हाफिज रहमत खान मारा गया और रोहिलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके बाद प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बारी आती है, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। पेशवा माधवराव की मृत्यु एवं नारायण राव की हत्या के बाद महाराष्ट्र में आंतरिक झगड़े शुरू हो गए थे। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने कंपनी की सहायता से नारायण राव के पुत्र माधवराव नारायण को चुनौती देने के लिए पूना में अनिर्णायक युद्ध लड़ा। बाद में फ्रांसीसी भी इस युद्ध में शामिल हो गए थे, किंतु अंततः सिंधिया ने अंग्रेजों एवं मराठों के बीच मध्यस्थता कराई और 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो। इसके बाद बारी आती है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की। तो यह युद्ध अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में हुआ था, यानी वारेन हेस्टिंग्स एवं हैदर अली के बीच में हुआ था। इस युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके पुत्र टीपू ने यह युद्ध जारी रखा और 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण संगठन जिसकी स्थापना इनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो इसमें प्रमुख है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1778 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जा सके। अब बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में सबसे पहले कॉर्नवालिस कोड के बारे में जानते हैं, जो कि 1793 ईस्वी में आया था। यह न्यायिक सुधारों का संग्रह था, जो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कर एवं न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्ति ले ली गई थी, उसके पास केवल कर संबंधी शक्ति रह गई थी। न्यायिक एवं फौजदारी कार्य के लिए एक नए अधिकारी श्रेणी जिला न्यायाधीश का गठन किया गया था। इसके बाद बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की बारी आती है, जो कि 1793 ईस्वी में ही आया था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी मानकर 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके तहत भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था, जबकि 1/9 भाग अपनी सेवा के लिए रखना था। अब बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के यूरोपीयकरण की। तो कॉर्नवालिस प्रत्येक भारतीय को भ्रष्ट मानता था, इसीलिए प्रत्येक उच्च पद पर यूरोपीयों को नियुक्त करना चाहता था। सेना में जमादार, सूबेदार एवं प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, डिप्टी कलेक्टर भी सिर्फ यूरोपीय के लिए ही सुनिश्चित था। सिविल सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही की गई थी, इसीलिए इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होने वाले प्रमुख युद्धों में तृतीय मैसूर युद्ध सबसे प्रमुख है, जो कि 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। यह युद्ध टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की सहायता निजाम एवं मराठा भी कर रहे थे। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अब बारी आती है सर जॉन शोर की। तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में चार्टर अधिनियम 1793 प्रमुख है, जिसमें कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था तथा गवर्नर जनरल का बंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया था। इनके समय में होने वाले प्रमुख युद्ध में खरदा की लड़ाई, जो कि 1795 में हुई थी, यह प्रमुख थी। यह निजाम एवं मराठा के बीच में हुई थी, जिसमें निजाम बुरी तरह पराजित हुआ था। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने इसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की। तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे।
और इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। इनके द्वारा लाई गई प्रमुख नीति सहायक संधि प्रणाली थी, जो कि 1798 ईस्वी में लाई गई थी। सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ यह संधि की थी। वेलेजली के समय में होने वाले प्रमुख युद्ध में चौथा अंगल मैसूर युद्ध प्रमुख था, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू मारा गया और मैसूर की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो गई थी। लॉर्ड वेलेजली ने इसके बाद वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि लाद दी थी। इसके बाद दूसरा प्रमुख युद्ध द्वितीय अंगल मराठा युद्ध था, जो कि 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध लॉर्ड वेलेजली एवं मराठों के बीच में हुआ था। आपसी झगड़ों के कारण मराठा इसमें असफल रहे थे। बाजीराव ने भागकर बसीन में शरण ली तथा अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली। इनके समय में होने वाले प्रमुख संधियों में तंजौर के साथ 1799 में, सूरत के साथ 1800 में, कर्नाटक के साथ 1801 में ये सब संधियां थी, जिसके तहत इन्होंने इन सभी जगहों का शासन अपने हाथों में ले लिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाया गया प्रमुख पॉलिसी, जो कि सहायक संधि प्रणाली थी, यह अंग्रेजों के साम्राज्य के प्रसार के लिए एक प्रयोग। इसके तहत कुछ प्रतिबंध एवं शर्तें होती थी, जैसे विदेशी संबंध कंपनी के अधीन चला जाता था, एक ऐसी सेना रखनी थी जिसका कमान अंग्रेजों के पास हो, राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना जरूरी था, कंपनी की अनुमति के बिना कोई यूरोपीय सेवा में नहीं रखा जा सकता था, कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, कंपनी राज्यों को प्रत्येक शत्रु से रक्षा करने की संतुष्टि देती थी। अब बारी आती है लॉर्ड हेस्टिंग्स की। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक। इनके द्वारा मराठा नीति लाई गई थी। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में रैयतवाड़ी प्रणाली थी, जो कि 1820 में शुरू की गई थी। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था। वही राज्य को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। कुल उपज का 1/3 भाग भूमि कर का आधार मानकर इस पद्धति को लागू कर दिया गया था। इसके बाद बारी आती है टेनेंसी एक्ट 1822 की, यानी बंगाल का काश्तकारी अधिनियम। बंगाल में रैयत के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि अगर रैयत अपना किराया दे रहा है तो उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा और किराया केवल विशेष परिस्थिति में ही बढ़ेगा। इनके समय में होने वाले प्रमुख युद्धों में आंग्ल नेपाल युद्ध प्रमुख था, जो कि 1814 से 1816 तक लड़ा गया था। यह युद्ध हेस्टिंगस और नेपाल के बीच में था। इस युद्ध में अंग्रेज एवं गोरखा दोनों को बहुत हानि हुई और अंत में संगौली की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद बारी आती है तृतीय अंगल मराठा युद्ध की, जो कि 1817 से 1819 तक चला था। यह मराठा एवं हेस्टिंगस के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। पूना प्रदेश को विलय कर लिया गया था और अन्य छोटे छोटे राज्य कंपनी के अधीन हो गए थे। इसके बाद बारी आती है पिंडारियों के साथ संघर्ष की, जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुई थी। महत्वपूर्ण संधियों की बात करें तो सिंधिया के साथ संधि, जो कि 1817 में हुई थी, इसकी बारी आती है। सिंधिया को युद्ध की धमकी देकर हेस्टिंगस ने यह संधि की थी, जिसके तहत 5000 सैनिक पिंडारियों के दमन के लिए महाराजा ने दिया था तथा सिंधिया ने यह भी वचन दिया था कि वह अपनी सेना नहीं बढ़ाएगा। लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में ही मराठा परिसंघ का विघटन हुआ तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था। अब बारी आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक की। इन्होंने 1828 से 1835 तक शासन किया, जिसमें भी 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, जबकि 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, हर गवर्नर जनरल के बारे में हम उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक आर्थिक सुधारों, युद्ध, संधि, उनके समय में होने वाले आंदोलन, क्रांति एवं उनके समय में होने वाले स्थापित संगठनों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह चर्चा विस्तार से है या यह चर्चा पूर्ण है। हमने इसमें ब्रीफली अध्ययन करने की कोशिश की है और हमारा अगला वीडियो, जो कि प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार का है, उसमें हम इन सुधारों को विस्तार से अध्ययन करेंगे।
उसके बाद युद्ध वाले वीडियो में युद्ध को, संधि वाले वीडियो में संधि को, विद्रोह क्रांति एवं आंदोलन वाले वीडियो में विद्रोह क्रांति एवं आंदोलन को और संगठन वाले वीडियो में संगठन को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बेंटिक द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में सती प्रथा का अंत सबसे प्रमुख है, जो कि 1829 में हुआ था। इसके बाद ठगी का अंत, चार्टर एक्ट 1833, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इसके द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण हो गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी इसी एक्ट के तहत किया गया था। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 की बात आती है, तो इसमें मैकाले के विचार को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। यह निश्चित हुआ था कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। 1835 में ही बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी थी। इसके बाद 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार को अपने प्रदेशों में इन्होंने मिला लिया था। कॉर्नवालिस द्वारा निर्मित प्रांतीय, अपीलीय एवं सर्किट न्यायालयों को बंद कर इनका कार्य मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर को दे दिया गया था। इनके समय में होने वाले प्रमुख संधि रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि थी। अब बारी आती है लॉर्ड कैनिंग की, तो यह भारत के गवर्नर जनरल के साथ भारत के वायसराय भी थे। इन्होंने 1856 से 1862 तक शासन किया था, जिसमें 1856 से 1857 तक इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया और 1857 से 1862 तक वायसराय के रूप में शासन किया। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना थी, जो कि 1857 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। इसके तहत भारत का प्रशासन कंपनी के हाथों से हटाकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल को क्राउन के प्रतिनिधि होने के कारण वायसराय कहा जाने लगा था। यही कारण है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया था, जिसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य, जो कि एक विधिवेता हो, इसे शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद के अनुमति के बिना भी अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ साथ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट, मुगल सम्राट के पद की समाप्ति, ये सब इनके समय में किया गया था। इनके समय में होने वाले प्रमुख आंदोलन या विद्रोह की चर्चा करें तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह, जिसे कि सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, यह इन्हीं के समय में हुआ था। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो इस टॉपिक पर हमारा पहले से वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तथा यूरोपीय सेवा में श्वेत विद्रोह। अब बारी आती है लॉर्ड जॉन लॉरेंस की। यह भारत के वायसराय थे और इन्होंने 1864 से 1869 तक शासन किया था। कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ की सेवा भी इन्हीं के समय में शुरुआत हुई थी। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इनके समय में होने वाले प्रमुख युद्ध में भूटान का युद्ध का नाम आता है, जो कि 1865 में हुआ था। यह युद्ध सर जॉन लॉरेंस एवं भूटान के बीच में हुआ था, जो कि सिंचुला की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अब बारी आती है लॉर्ड मायो की, तो यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में मायो कॉलेज की स्थापना थी, जो कि अजमेर एवं राजकोट में किया गया था, ताकि राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, जो कि 1871 ईस्वी में की गई थी, तथा वाणिज्य एवं कृषि विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय में की गई थी। मायो पहले और अंतिम ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में कर दी गई। अब बारी आती है लॉर्ड लिटन की। यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में फ्री ट्रेड था, जो कि 1877 में लागू किया गया था। इसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट, जो कि 1876 ईस्वी में आया था। इसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
जो कि 1878 ईस्वी में आया था। इसके तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक से मजिस्ट्रेट सरकार के प्रति असंतोष एवं घृणा फैलाने वाले लेख को लिखने के लिए उससे पहले बॉन्ड लिखवा ले सकता था। इसके बाद बारी आती है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 की। तो इसके 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना एवं उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध था। यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं सरकार के कुछ विशेष अधिकारी इससे मुक्त थे। इन्हीं के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। इनके समय में होने वाले प्रमुख युद्धों में द्वितीय अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 80 तक चला था, यह प्रमुख था। लिटन ने पश्चिमोत्तर में वैज्ञानिक सीमा स्थापित की थी। इससे आहत होकर अफगानों ने युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में अफगान बुरी तरह पराजित हुए थे। अब बारी आती है लॉर्ड रिपन की। यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करना सबसे प्रमुख था, जो कि 1882 ईस्वी में किया गया था। 1882 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी। इसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लागू किया गया था। मिल मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए यह एक्ट लाया गया था। 100 से अधिक श्रमिक जहां काम करते हों, यह अधिनियम वहीं लागू होता था। इसके बाद बारी आती है आर्थिक विकेंद्रीकरण की, जो कि 1882 ईस्वी में लाया गया था। इसके तहत कर के साधनों को 3 भागों में बांट दिया गया था: साम्राज्यी मद, प्रांतीय मद एवं बटी हुई मद। इसके बाद बारी आती है स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव की, जो कि 1882 ईस्वी में लाया गया था। इसका उद्देश्य देश के प्रशासन को उत्तम बनाना ही नहीं, अपितु राजनैतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा का साधन भी बनाना था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, जो कि 1882 ईस्वी में हुआ था। इस आयोग ने आरंभिक शिक्षा का कार्य नव स्थापित स्थानीय पालिकाओं को सौंप देने का सुझाव दिया था। इसके बाद मैसूर के अध्यर्पण की बारी आती है। 1831 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर का विलय कर लिया था। रिपन ने इसे अन्याय मानते हुए इसे सुधारने के प्रयास में पदच्युत किए गए राजा के दत्तक पुत्र को पुनः मैसूर लौटा दिया। भारत की प्रथम नियमित जनगणना भी 1881 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। इनके कार्यकाल का सबसे प्रमुख विवाद इल्बर्ट बिल विवाद था, जो कि 1883-84 में हुआ था। इल्बर्ट बिल में यह कहा गया था कि जाति भेद आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए तथा भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। अब बारी आती है लॉर्ड डफरिन की। तो यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। इनके समय में तृतीय वर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1885 से 1886 तक चला था। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य एवं वर्मा साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी और वर्मा में कोनबंग साम्राज्य का अंत हुआ था। इनके समय में स्थापित होने वाले प्रमुख संगठन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है। अब बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। तो यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1888 से 1894 तक था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में फैक्ट्री एक्ट 1891, सिविल सेवा का शाही, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवा में वर्गीकरण, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण इत्यादि प्रमुख था। इनके समय में ही डुरंड कमीशन 1893 का गठन किया गया था, जिसके तहत भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा माना गया था। अब बारी आती है लॉर्ड कर्जन की। तो यह भारत के वायसराय थे और इन्होंने 1899 से 1905 तक भारत में शासन किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन था, जो कि 1902 ईस्वी में किया गया था, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस के प्रशासन की जांच पड़ताल हो। इसके बाद विश्वविद्यालय आयोग 1902 गठित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की अवस्था का परीक्षण करना था
एवं उनकी कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देना था। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया था, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। इसके बाद कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 आया, जिसके अनुसार निगम के चुने हुए सदस्य की संख्या कम कर दी गई और अन्य समितियों में अंग्रेज की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत करना था। इसके लिए 50,000 यूरो की राशि निश्चित की गई थी। इनके द्वारा किए गए सभी सुधारों में बंगाल का विभाजन सबसे कंट्रोवर्शियल था। इसके तहत एक भाग में पूर्वी बंगाल एवं असम को रखा गया था, जबकि दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को रखा गया था। पूर्वी बंगाल में 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान एवं 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में 4 करोड़ 20 लाख हिंदू एवं 90 लाख मुसलमान थे। इस विभाजन का कड़ा विरोध हुआ था। बंगाल के बुद्धिजीवी ने समझा कि यह बंगाल की राष्ट्रवादी एकता पर प्रहार है। कर्जन ने पूर्वी बंगाल के अपने दौरे पर यह भी कहा था कि विभाजन का उद्देश्य एक मुस्लिम प्रांत बनाना है, जहां इस्लाम प्रमुख धर्म हो। इसके बाद बारी आती है कर्जन किचनर विवाद की। तो यह विवाद वायसराय कर्जन और किचनर के बीच था। वायसराय के सैनिक विभाग में 2 पद होते थे, एक प्रधान सेनापति और दूसरा सैनिक सदस्य। लॉर्ड किचनर प्रधान सेनापति था और वह सैनिक सदस्य का पद समाप्त कर समस्त सैन्य अधिकार प्राप्त करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन इसके विरुद्ध थे। इसी कारण यह विवाद हुआ था और कर्जन ने 1905 में त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद 1904 में कर्नल यंग हसबैंड का तिब्बत अभियान भी एक प्रमुख सुधार था। अब हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। तो यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था, यह प्रमुख था। इसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का आकार एवं शक्तियां बढ़ाई गई थी तथा सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ वे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। इनके समय में होने वाले प्रमुख आंदोलन, क्रांति एवं विद्रोह की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 से 1911 तक चला था, यह प्रमुख था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन हो गया था। इन्हीं के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कि 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के राजनैतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना था। अब हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। इनके कार्यकाल में होने वाले प्रमुख सुधारों की बात करें तो बॉम्बे एवं मद्रास की तरह बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण था, जो कि 1911 ईस्वी में हुई थी। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ, जो कि 1911 ईस्वी में हुआ था और 1911 ईस्वी में ही दिल्ली में किंग जॉर्ज प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। इनके समय में स्थापित होने वाले प्रमुख संगठनों की बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। वर्ष 1915 में एक सामाजिक संगठन के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। बाद में इस संगठन ने राजनीतिक संस्थान का रूप ले लिया। वीडी सावरकर, जो कि 1938 में इसके प्रधान चुने गए थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा भी दिया था। अब बात करेंगे हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, जो कि भारत के वायसराय थे और जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों की बात करें तो अगस्त घोषणा, जो कि वर्ष 1917 में हुई थी। मॉन्टेग्यू, जो कि भारतीय सचिव थे, ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारतीय शासन में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े एवं स्वशासी राजनीतिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो की बात कही थी। इसके बाद बारी आती है भारत सरकार अधिनियम 1919 की। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत जो प्रमुख प्रस्ताव थे उनमें भारत अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा,
भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी एवं प्रांतों में स्वायत्त शासन को बढ़ावा देना यह प्रमुख था। 1793 से भारत सचिव को वेतन भारत राजस्व से मिलता था, यह अब अंग्रेजी राजस्व से मिलेगा। एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधान परिषद की स्थापना, ये सब भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान थे। इसके बाद हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट 1919 की, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है। 21 मार्च 1919 को यह एक्ट लाया गया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी और पूछताछ कर सकती थी। अब हम बात करेंगे सैडलर कमीशन की, जो कि वर्ष 1917 में गठित हुआ था। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन एवं रिपोर्ट के लिए एक आयोग गठित किया गया। इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने कुछ सिफारिशें की, जैसे स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, इसके बाद विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए, स्नातक 3 वर्ष की होनी चाहिए, महिला शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनना चाहिए, व्यावसायिक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। ये सब इनके द्वारा दिया गया प्रमुख सिफारिश था। इनके समय में होने वाले प्रमुख युद्ध की बात करें तो तृतीय अफगान युद्ध प्रमुख था, जो कि रावलपिंडी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसके तहत अफगानिस्तान की राजनयिक जीत हुई और विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया और सीमा के रूप में डुरंड रेखा की पुष्टि हो गई। इनके समय में होने वाले प्रमुख संधियों की बात करें तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में समझौता हुआ, यह प्रमुख था। अब हम इनके कार्यकाल में होने वाले प्रमुख आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले नंबर आता है चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण जिले के किसानों पर नील उगाने के लिए मजबूर करने एवं किसानों को प्रताड़ित करने के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, यह उनका पहला सत्याग्रह था। इसके बाद बारी आती है दूसरे आंदोलन की, जो कि खेड़ा सत्याग्रह है। यह भी गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया एक सत्याग्रह था, जो कि गुजरात जिले में किसानों को अकाल के कारण कर न देने के लिए किया गया था। इसके बाद बारी आती है अहमदाबाद सत्याग्रह की, यह भी गांधी जी द्वारा किया गया था और यह सत्याग्रह 1918 में प्लेग बोनस के प्रश्न पर गुजरात मिल मालिकों एवं श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसके कारण की गई थी। इसके बाद बारी आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि वर्ष 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को रेजिनाल्ड डायर के आदेश से सैनिकों ने जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में है, में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण कम से कम 379 लोग मारे गए एवं 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बारी आती है असहयोग आंदोलन की, जो कि वर्ष 1920 में शुरू हुई थी। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव पारित कर शुरू किया था, जिसका अंत 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण हो गया था। इसके बाद बारी आती है खिलाफत आंदोलन 1919 की। यह एक अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था, जिसमें मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव किया गया था। इनके कार्यकाल में स्थापित होने वाले संगठनों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे होम रूल लीग की, जो कि वर्ष 1916 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद साबरमती आश्रम, जो कि वर्ष 1916 में ही स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने की थी। और महिला विश्वविद्यालय, जो कि पूना में स्थापित किया गया था। अब हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों में प्रेस अधिनियम 1910 को निरस्त करना और रॉलेट एक्ट 1919 को निरस्त करना था। इनके समय में होने वाले प्रमुख विद्रोहों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम चौरी चौरा कांड को देखेंगे, जो कि वर्ष 1922 में हुआ था। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, जहां एक थाने में पुलिस को बंद करके जला दिया गया था। इसी कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। इसके बाद मोपला विद्रोह 1921। यह विद्रोह 1921 में मालाबार के मुसलमानों द्वारा किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। इसका नेतृत्व वरियाम कुनाथन कुंजा मोहम्मद हाजी ने की थी। इसके बाद बारी आती है काकोरी ट्रेन लूट की, जो कि वर्ष 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को
क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन डकैती की थी। क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इसके बाद इनके समय में स्थापित होने वाले संगठनों की चर्चा करें तो स्वराज दल जो कि 1922 में गठित हुआ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो कि वर्ष 1925 में हुई। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। इनके समय में होने वाले प्रमुख सुधारों को देखें तो सबसे पहले हम साइमन कमीशन को देखेंगे जो कि वर्ष 1928 में आया था। यह कमीशन सर साइमन की अध्यक्षता में 7 अंग्रेजों का एक समूह था। यह संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने भारत पहुंचा था। इसका कड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके बाद भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1927 का गठन हुआ था। इसके बाद दीपावली घोषणा 1929। इसके अनुसार ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता को देखें जो कि वर्ष 1931 में हुआ था। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। इनके समय में होने वाले प्रमुख संधियों की चर्चा करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में हुआ था। इनके समय में होने वाले प्रमुख विद्रोहों को देखें तो इसमें सभी दलों का सम्मेलन 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928। यह एक ऐसा रिपोर्ट था जिसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ संविधान के भीतर भारतीय लोगों को प्रभुत्व देने की बात कही गई थी। इसके बाद असेंबली हॉल में बम विस्फोट जो कि 8 अगस्त 1919 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा किया गया। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस एवं भूख हड़ताल में जतिन दास की मृत्यु। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद दांडी मार्च 1930 जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह गांधी जी के नेतृत्व में 24 दिवसीय एक पैदल यात्रा थी जो कि ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार के खिलाफ था। यह समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर विरोध दर्ज करने का एक तरीका था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि वर्ष 1930 में शुरू हुआ और गांधी इरविन समझौते के साथ इसकी समाप्ति हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़कर की गई थी। अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन की। यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। इनके समय में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी जो कि वर्ष 1932 में की गई थी। इसे प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था, इसीलिए इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसमें कि प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर अब स्वशासन एवं भारत संघ का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद वर्मा का भारत से विभाजन जो कि वर्ष 1935 में ही हुआ था। महत्वपूर्ण संधियां जो कि लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में की गई थी उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ और पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ प्रमुख है। पूना समझौता महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के बदले प्रांतीय विधानसभा चुनाव में दलित वर्ग के लिए 147 सीट पर सहमत हुए। इसके बाद क्रांति विद्रोह एवं आंदोलन की बात करें तो यरवदा जेल में गांधी जी का भूख हड़ताल, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा प्रमुख संगठन जो कि इनके कार्यकाल में गठित हुए उनमें अखिल भारतीय किसान सभा एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्रमुख थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, जबकि वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिन लिथगो। यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक। इनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में प्रथम आम चुनाव 1936-37 था, अगस्त प्रस्ताव 1940 एवं क्रिप्स मिशन 1942 था। अगस्त प्रस्ताव जो कि वर्ष 1940 में लाया गया था, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीय, एक सलाहकार युद्ध परिषद, युद्ध के बाद स्वयं के संविधान पर लॉर्ड लिन लिथगो राजी हुए थे। इसके बदले में यह आशा की गई थी कि भारत के सभी पक्ष एवं समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रयासों का सहयोग करेंगे।
अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग एवं समर्थन हासिल करने का यह एक असफल प्रयास था। इसमें युद्ध के बाद चुनाव एवं पूर्ण स्वशासन के वादे के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग एवं समर्थन का प्रस्ताव था। अगर प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, जो कि वर्ष 1940 में आया था, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव एवं अगस्त क्रांति प्रमुख है। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, यह संकल्प मोहम्मद जफरुल्लाह खान द्वारा तैयार किया गया था तथा AK फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का प्रस्ताव था। अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात करें तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने इसी दौरान 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगर अगस्त क्रांति की बात करें तो यह ब्रिटिश शासन को हटाने का अंतिम एवं निर्णायक प्रयास था। इसका कमान कांग्रेस के नौजवान हाथों में आ गई थी। इनके समय में स्थापित होने वाले प्रमुख संगठनों की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक एवं आजाद हिंद फौज प्रमुख है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राजनीतिक दल है जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि आजाद हिंद फौज की बात करें तो इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी। बाद में रास बिहारी बोस ने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी थी। अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेबल के बारे में। तो यह भारत के वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1944 से 1947 तक था। इनके कार्यकाल के दौरान जो प्रमुख सुधार हुए उनमें CR फॉर्मूला, वेबल योजना, क्रिप्स मिशन एवं क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा थी। अगर हम CR फॉर्मूले की बात करें तो यह ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव था। इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जनमत संग्रह के आधार पर अलग राष्ट्र की बात कही गई। इसके बाद अगर हम वेबल योजना की बात करें तो यह 14 जून 1945 को लॉर्ड वेबल ने नए कार्यकारी परिषद की घोषणा की, जिसमें वायसराय एवं प्रमुख कमांडर को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यह अस्थायी उपाय था जब तक कि नए संविधान पर सहमति न हो जाए। इसके बाद अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो यह मिशन भारत से शक्ति हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए एवं स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से आया था। इसके बाद हम प्रमुख संधियों की चर्चा करें तो इसमें शिमला सम्मेलन की बात आती है। यह सम्मेलन भारत स्वशासन के लिए वेबल योजना पर सहमत होने एवं अनुमोदन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह की बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि 16 अगस्त 1948 को शुरू किया गया था, यह प्रमुख है। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करा करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद उस महत्वपूर्ण संगठनों की चर्चा करेंगे जिसका गठन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। तो इसमें संविधान सभा का गठन, जो कि वर्ष 1946 में हुआ, और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन है। संविधान सभा का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था और इसका उद्देश्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। 2 अगस्त 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और अंत में बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। यह भी भारत के वायसराय थे जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत को स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 15 अगस्त 1947 को विश्व पटल पर स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही और अब बारी है बहुवैकल्पिक प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या रॉबर्ट क्लाइव? हमारा दूसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? हमारा छठा प्रश्न है, सैनिक विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड जॉन लॉरेंस? हमारा सातवां प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में
क्वीन विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि धारण की गई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? हमारा 8वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? हमारा 9वां प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? 1910, 1911, 1912 या 1905? हमारा 10वां प्रश्न है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट या क्लीमेंट एटली? धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। यह हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पहला वीडियो था जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद लाया गया था। अगर आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।